चलिए, बातें बंद। गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करना शुरू किया था। बीएनएस और बीएनएसएस से रिलेटेड प्रोविजंस हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत की थी सबसे पहले बीएनएस के इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में पढ़ के। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, बताओ फटाफट से। स्टेजेस ऑफ क्राइम, जो एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देन हमने पढ़ा कि पावर ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स के पास पावर होती है अलग अलग सजाएं सुनाने की, अलग अलग तरीके के कोर्ट्स के बेसिस पे। इनहेरेंट पावर्स के बारे में हमने पढ़ा। और कल हम लोगों ने पढ़ना जो शुरू किया था टॉपिक, वो क्या है भाई, अरेस्ट ऑफ पर्संस, ठीक है जी। इनहेरेंट पावर्स हमने पढ़ा कल कि हाई कोर्ट के पास कुछ इनहेरेंट पावर्स होती हैं, बीएनएस उस पर रोक नहीं लगाता है, और इनहेरेंट पावर्स का यूज किया जाता है क्या, जस्टिस सर्व करने के लिए, और भाई टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ जस्टिस। आई बात समझ में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अरेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, अच्छे से याद कर लेना, सेक्शन पक्का लिख के आना इसका। सेक्शन 35 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट, बोलो भाई, विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। आई बात समझ में भाई। अलग अलग केसेस पढ़े थे जिन केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। किसी का कोई डाउट? आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, आप बताएं। चलो कोई बात नहीं बेटा, याद आने पे पूछ लेना, ठीक है जी। अरेस्ट किया जा सकता है, एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, बोलो भाई, एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट एंड विदाउट एन ऑर्डर, किसी भी पर्सन को। कब? जब एक पर्सन क्या करता है जी, कोग्निजेबल ऑफेंस करता है, किसके प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर, या फिर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पिशन है कि एक पर्सन ने कोई कोग्निजेबल ऑफेंस किया जिसकी सजा है नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, यानी कि अप टू 7 ईयर्स इस ऑफेंस की क्या है जी, पनिशमेंट है। तो उस केस में वो अरेस्ट कर सकते हैं। बस उनको क्या करना होगा, इन कंडीशंस का कंप्लायंस करना होगा। व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, 7 साल से कम सजा है तो कंडीशंस पूरी करनी है, अन्यथा नहीं करनी। कंडीशंस क्या, उनको बताना होगा जी, मुझे पूरा पूरा भरोसा था, उस इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट या सस्पिशन था, और मुझे ये लग रहा था कि अरेस्ट करना जरूरी है, अन्यथा ये पर्सन कोई और ऑफेंस कर देता, या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी था, या ये एविडेंस ना मिटाए इस चीज के लिए, टेम्परिंग ना कर दे इस चीज के लिए, या ये इंड्यूस कर सकता था, विटनेस को थ्रेट कर सकता था या प्रोमिस कर सकता था। आई बात समझ में? बोलो भाई, आई बात समझ में? ठीक है जी। और अगर नहीं अरेस्ट करते तो भी उनको रीजंस बताना होगा कि क्यों उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। 7 साल से ज्यादा की सजा है तो वो क्या कर सकते हैं जी, अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के पोजेशन में कोई सस्पिशियस मटेरियल मिला है जिससे किसी ऑफेंस को अंजाम दिया गया था, या कोई पुलिस ऑफिसर को रोकता है अपनी ड्यूटी करने से, या कोई डिजर्टर है आर्मी से, ठीक है जी, या फिर जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि इस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है इंडिया के बाहर जो यहाँ पे पनिशेबल होता है, ठीक है जी। किसी और स्टेशन से इंफॉर्मेशन आई है तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा था भाई, ठीक है। कुछ चेंजेस थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था। डन, क्लियर। अब यहां से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत आसान है, क्लासरूम में ही पढ़ो, क्लासरूम में ही पैक कर दो अच्छे से। मैं पहले बता रहा हूं, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, टेक्निकल नहीं है। थोड़ा सा इन चीजों में इंटरेस्ट बन जाता है जनरली बच्चे का, और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीजें सुनी होती हैं, मूवीज में देखी होती है, तो आसानी से तुरंत याद हो जाएगा। देखिए क्या लिखा, सर्टेन मेजर्स टू बी फॉलोड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 35, यानी कि जो ऊपर आपने पॉइंट्स पढ़े थे उस पॉइंट्स में, यानी कि अरेस्ट जब किया जाता है तो कुछ प्रोविजंस का ध्यान रखना होता है, या कह लो कुछ प्रोविजंस को ध्यान में रख करके क्या करना होता है जी, अरेस्ट को अंजाम देना होता है। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 क्या कहता है जी, इट सेज दैट पुलिस ऑफिसर शेल, पुलिस ऑफिसर जो है वो पक्का पक्का क्या करेंगे जी, इन ऑल केसेस जहां पे वेयर द पर्सन, ठीक है जी, वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 इशू अ नोटिस। मतलब यहां देखिए, ये जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं ना कि इन वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, ये सारे सेक्शन 1 में बताए गए हैं, समझ गए भाई। अब कह रहे हैं मान लो कि आप अरेस्ट नहीं कर रहे, किस वाली, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 वाली, यानी कि सबसेक्शन 3 ये कहता है जहां पे पुलिस ऑफिसर, इनको पक्का पक्का क्या करना पड़ेगा, उन सब केसेस में जहां पे अरेस्ट
उस सेक्शन के सब सेक्शन के तहत नहीं हो रही, यानी कि विदाउट वारंट वाली अरेस्ट नहीं है, कोग्निजेबल ऑफेंस नहीं है ऐसा, तो क्या करना होता है, पुलिस ऑफिसर को एक इशू करना होता है नोटिस। इन शॉर्ट ऐसे समझो, मुझे अगर अरेस्ट करना है और वो केसेस नहीं है तो पुलिस ऑफिसर को शेल पक्का पक्का एक नोटिस भेजना पड़ेगा, डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम एबल कंप्लेंट, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, यानी कि मैं, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है मेरे खिलाफ, या कोई सस्पिशन है मेरे अगेंस्ट कि मैंने कोई कोग्निजेबल ऑफेंस किया हो सकता है, उन केसेस को छोड़ के, तो मुझे नोटिस क्या भेजेंगे, इधर, नोटिस टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, यानी कि पुलिस ऑफिसर शेल पक्का पक्का नोटिस भेजेंगे उस पर्सन को जो उस सेक्शन में कवर नहीं है, सब सेक्शन में किया, क्या नोटिस भेजेंगे कि आप आए जी हमारे सामने, हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली। एक बात बताओ, अरेस्ट कब करते हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स मत बोलो, जब हमें क्या लगता है जी, अगर अरेस्ट नहीं किया तो ये पर्सन गायब हो सकता है या मतलब अवेलेबल नहीं होगा। जब सामने वाले को बुलाने से खुद आ रहा है तो अरेस्ट करके लाना जरूरी है क्या, नहीं, इसीलिए लिखा है कि पहले नोटिस दे दो, नोटिस मिलने पे वो पर्सन अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि वेयर सच ए नोटिस इज इश्यूड टू एनी पर्सन, मान लो मेरे को नोटिस आया तो इट शैल बी द ड्यूटी, मेरी ड्यूटी है क्या कि मैं कंप्लाई करूं उस नोटिस के साथ, आई बात समझ में, एंड वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस, यानी कि जैसे ही मुझे नोटिस आया मैं नोटिस का पालन करते वहां चला गया, आई बात समझ में, आई बात समझ में, और अगर मैं कंप्लाई कर रहा हूं, जब जब मुझे बुलाया जा रहा है मैं जा रहा हूं, तो ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन नोटिस, अनलेस क्या है, रीजन ना हो आपके पास कि पुलिस ऑफिसर की ओपिनियन है कि अब तो अरेस्ट करना जरूरी है, आई बात समझ। जैसे अभी एक मूवी आई है G5 पे, ठीक है जी, हिसाब बराबर करके, ठीक है जी, कल ही आई है, तो उसमें माधवन जो एक्टर है कि वो टीसी का रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, टिकट कलेक्टर का, ठीक है जी, वैसे वो सीए कर रहे होते हैं बट सीए की पढ़ाई पूरी नहीं होती, तो इस कारण से अकाउंट्स बहुत अच्छा होता है, तो वो एक बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करते हैं कि ये बैंक क्या कर रहा है जी, फ्रॉड कर रहा है, मतलब उनके अकाउंट से 27 रुपीज की गड़बड़ी मिलती है, और जब अकाउंट होल्डर्स के वो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं तो ये पता लगता है कि बैंक एक दिन डिले इंटरेस्ट दे रहा है, एक दिन डिले करके, मतलब जो इंटरेस्ट पर डे का मान लो किसी अकाउंट होल्डर के खाते में 10 रुपए इंटरेस्ट आज जाना चाहिए, वो एक दिन का इंटरेस्ट लेट क्रेडिट कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे 4 करोड़ कस्टमर्स होते हैं उस बैंक के, और कह रहे हैं अगर 2 करोड़ कस्टमर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है जी, और नॉमिनल सी अमाउंट है, किसी अकाउंट में वो 130 रुपए होती है, किसी अकाउंट में 27 होती है, किसी में 17 रुपए होती है, किसी में कुछ अमाउंट होती है, तो भी एक मिनिमम सा अजम्पशन लगाए कि वो 2 करोड़ अकाउंट होल्डर्स के साथ एक दिन ऐसा करता है, आई बात समझ में, तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं, कितने साल से बैंक चल रहा है, तो बहुत बड़ी अमाउंट है जो स्कैम किया जा रहा है या फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि जनरली ध्यान नहीं देते ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो अकाउंट चार्जेस डिडक्ट हुए, वो डिडक्ट होने थे एक साल के 363 रुपये 50 पैसे, अगर वो 363 रुपये 64 पैसे, मतलब 364 रुपये 50 पैसे डिडक्ट हो गए, 1 रुपया एक्स्ट्रा डिडक्ट हो गया, कोई ध्यान देता है, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट में, मान के चले 3 महीने का इंटरेस्ट एक साथ आता है, कभी ये ध्यान देते कि एक्चुअल में उतना बना है या नहीं बना, किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो उसके रिगार्डिंग दिखाया गया है, तो जब वो कंप्लेंट फाइल करते हैं तो पुलिस ऑफिसर उनको फोन करके कहते हैं कि आप हाजिर हो जाइए, आप आ जाइए, अन्यथा फिर अगर हम लेने आएंगे, मतलब वो तो थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाया गया है, मूवी है, तो भाई हम लेने आएंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी, यानी कि उनको नोटिस दिया गया कि आपको क्या होना जी, पेश होना पड़ेगा, और उस नोटिस पे वो क्या होते हैं, चले जाते हैं, तो बात खत्म, यानी कि पुलिस ऑफिसर को नोटिस भेजना है, और अगर वो पर्सन नोटिस का कंप्लायंस करके आ जाते हैं, जब जब बुलाया जाता है तब तब आ रहे हैं, तो अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, हाँ ऐसा लगता है कि अब वो मोमेंट आ चुका जहां अरेस्ट करना पड़ेगा, तो पुलिस ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करके करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, आई बात समझ में, और जनरली ऐसा होता है कि आपको फोन करके बोला जाता है भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, इस चौकी में आ जाइए, ठीक है जी, इस थाने में आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, हाजिर हो जाइए, और पर्सन चले जाते हैं, तो अरेस्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट है, अरेस्ट किस लिए कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चनिंग हो सके, उस पर्सन से सवाल जवाब हो सके, अब आप लेकर के आए, अपने आप से आए, बात तो बराबर ही है, अपने आप से आ रहा है तो लाने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं आ रहा तो अरेस्ट करके लाना पड़ेगा, डन, और फिर यही लिखा है, हाउएवर वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, तो पुलिस ऑफिसर चाहे तो ऑर्डर्स दे करके जो भी पास करेगी कॉम्पिटेंट कोर्ट, इस बिहाफ में अरेस्ट कर सकते हैं उस ऑफेंस के लिए जो नोटिस में लिखा गया था, क्लियर, श्योर, डन, बस ये पॉइंट खत्म, क्लियर है,
जहां पे अनटिल एंड अनलेस ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है कि पक्का पक्का अरेस्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे नोटिस सर्व किया जाता है, नोटिस के बेसिस पे कंप्लायंस करके पर्सन प्रेजेंट कर देता है खुद को, और प्रेजेंट कर दिया है, करता जा रहा है, तो अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस ऐसा ना लग रहा हो कि अब अरेस्ट करना कंपलसरी है। डन, श्योर, बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है क्या? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक बहुत आसान है, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत इजी टॉपिक है भाई, सेल्फ रीडिंग वाले हैं, पढ़ के आए थे वैसे खुद से, आ गया होगा समझ में, पढ़ो फिर फटाफट से। सेक्शन 36 से बताते हैं प्रोविजंस किससे रिलेटेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा एंड क्या ड्यूटीज है उस ऑफिसर की जो अरेस्ट करने जाते हैं, जो अरेस्ट करते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर में, आई बात समझ में? व्हाट आर द प्रिकॉशंस या व्हाट आर द कंडीशंस या व्हाट आर द प्रोविजंस जो कि कंप्लाई करने चाहिए जब एक अरेस्ट की जाती है। ठीक है जी, तो देखो क्या लिखा है, हर एक पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करेंगे तो शेल, पक्का पक्का, एक एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने नाम की, विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपना नाम पढ़ा होगा, देखा है जनरली लिखा होता है ना नाम, ठीक है जी, वर्दी पे, ठीक है जी, पॉकेट पे, तो कह रहे हैं अपना एक क्लियर एक्यूरेट नाम क्या करना, लगा होना चाहिए, जिससे सामने वाला आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन अरेस्ट करने के लिए आया है। अरेस्ट से पहले एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे जिसमें बताया जाएगा, जिसमें एटलीस्ट अटेस्टेड बाय वन विटनेस, जो फैमिली के मेंबर हैं उस पर्सन के अरेस्टेड, और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, यानी कि अगर फैमिली मेंबर है तो उनसे अरेस्ट करवा लेंगे। मेमोरेंडम मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि इस पर्सन को आज अरेस्ट किया जा रहा है, ये चार्जेस लगे हैं, ये कंप्लेंट आई थी, इन ऑफेंसेस के तहत हम अरेस्ट करने के लिए आए हैं, और उस पे साथ में सिग्नेचर ले लेंगे एक फैमिली मेंबर के, वो नहीं है तो कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर है सोसाइटी का, उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं, और साथ में उस पर्सन के भी साइन होंगे जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, और साथ में इन्फॉर्म करना है उस पर्सन को जिसे अरेस्ट किया गया। ऐसे पढ़े, एंड इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड क्या, दैट ही हैज अ राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर जब जाएंगे अरेस्ट करने, क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने नाम की बहन करके जाएं, मेमोरेंडम लेकर के जाएं, अटेस्ट करवा लें, और जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसको क्या बोल दो, भाई आपके पास अधिकार है, आप अपने अरेस्ट के बारे में किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को सूचना दे सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों, ताकि और लोगों को परेशानी ना हो कि कहां गया पर्सन। आई बात समझ में? कब जरूरी नहीं है इन्फॉर्म करना, अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब फैमिली मेंबर खुद ही साइन कर रहा है तो इट मींस पता ही है, फिर क्या इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि इनकी अरेस्ट हो गई है। डन, श्योर, क्लियर, बोलो भाई। इसके बाद वाला बेसिक पॉइंट सबको पता होगा, कितनी सारी मूवीज देखी है कि जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है, तो ही शैल बी एंटाइटल कि वो अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सकते हैं इंटेरोगेशन के दौरान, नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन, पूरी इंटेरोगेशन के लिए नहीं, जब इंटेरोगेशन उस दौरान वो कह सकता है मुझे अपने एडवोकेट से मिलना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा एडवोकेट मेरे साथ ही बैठेगा पूरी इंटेरोगेशन के दौरान। क्लियर, दोबारा से पढ़े इतना जितना बताया। समझ गए क्या? प्रोसीजर क्या है, हर पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करने जाएंगे तो प्रॉपर एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन वेयर करके जाएं, मेमोरेंडम प्रिपेयर करें, फैमिली मेंबर से अटेस्ट करवाएं, फैमिली मेंबर नहीं है तो रिस्पेक्टेबल मेंबर से अटेस्ट करवाएं, आ गई बात समझ में, और उसको बताएं कि यू हैव राइट कि आप चाहें तो इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेंबर को, अनलेस अटेस्ट कर दिया गया है तो। समझ गए भाई? क्लियर है? उसके पास अधिकार है वो अपने, ठीक है जी, पसंद के एडवोकेट से मिल सकते हैं। डन, बोलो भाई। देखो क्या लिखा, अब कह रहे इवन कि ऑल्दो इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन जब भी इस पावर का इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोसीजर जनरली फॉलो नहीं होता है, जैसे बिना बताए अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना, ये इंपॉर्टेंट केस लो है, याद कर लेना, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या बोला था, सुन लो पहले, कि ना जरूरत आन पड़ी है कि वैसे तो हमने बता दिया
कि BNF अब ये चीज लिखी है, उस समय ना CRPC होता था। तो कह रहे वैसे तो CRPC में ना कई सारी चीजें बताई गई, ठीक है जी, कि यूज करना है। स्टिल क्या होता है, कह रहे इसका ना पावर को यूज गलत तरीके से किया जाता है। एक तरीके से ब्राइब कह लो या करप्शन का सोर्स बना लिया है कि डर दिखा करके या अरेस्ट कर दिया जाता है, बाद में ब्राइबरी के लिए अपने फायदे के लिए उस पर्सन को के रख लेते हैं या बाद में उसे छोड़ देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जरूरत आन पड़ी है that the need for caution in exercising the drastic power of arrest has been emphasized time and again by courts but has not yielded desired results। कह रहे ऑल्दो इससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए हैं, कोर्ट्स ने अलग अलग चीजें बताई हैं, बट स्टिल वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। कैसे कह रहे, जो अरेस्ट करने की पावर है ग्रेटली कंट्रीब्यूट करती है कि एरोगेंट हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो और इससे मैजेस्टी भी चेक नहीं कर पाती कि सही हुआ है या गलत हुआ है। एंड कह रहे नॉट ओनली दिस, ये जो पावर है अरेस्ट करने की, ये एक लिक्रेटिव मतलब अच्छा सोर्स बन चुका है पुलिस करप्शन का। तो कह रहे द एटीट्यूड टू अरेस्ट फर्स्ट एंड देन प्रोसीड विद द अरेस्ट। वैसे तो देखो आपको क्या बताया कि पहले ये काम होना चाहिए फिर अरेस्ट होनी चाहिए, लेकिन कहते कई बार ना इसका अपोजिट हो जाता है, अरेस्ट पहले होती है और बाद में फिर जो पेपर वर्क है वो बाद में किया जाता है। तो कह रहे ये चीज ना द एटीट्यूड टू अरेस्ट फर्स्ट एंड प्रोसीड विद द अरेस्ट इज डेसिपिकेबल, ठीक है जी, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे बोलो। और एक ये हैंडी टूल बन चुका है पुलिस ऑफिसर्स के लिए जिनमें सेंसिटिविटी नहीं होती या जो अपने और एक्ट विद ओब्लिक मोटिव, मतलब अच्छे उद्देश्य के साथ नहीं एक गलत उद्देश्य के साथ। बोलते हैं ना सीधा सीधा चला करो टेढ़े रास्ते मत जाओ, तो वो वाली बात है कि सीधे सीधे नहीं चलते, कुछ अलग रास्ता अलग मोटिव के लिए हो सकता है कि अरेस्ट की जाए किसी पर्सन की। आई बात समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में डायरेक्ट किया था कि अक्यूज शुड नॉट बी अरेस्टेड इन रूटीन मैनर एंड ऑल द प्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये ऐसा ना हो कि जब भी मन किया अरेस्ट कर लिया बाद में छोड़ दिया, इसको प्रॉपर कंप्लायंस करके क्या करो जी, बोलो अरेस्ट करो। द अबव जजमेंट अप्लाइज टू क्राइम पनिशेबल विद अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। समझ गए भाई? कुछ रूल्स भी ड्राफ्ट किए गए थे, ठीक है, कि इस तरीके से अरेस्ट की जानी चाहिए। क्लियर है भाई? बोलो भाई, डन, श्योर। एक और पॉइंट कंप्लीट, ठीक है जी, पूछना है कुछ? बेसिक है बहुत। इसको टॉपिक को तुरंत प्रभाव से आज घर जा करके फिर से बोल बोल के पढ़ लेना या अपने दोस्त को पढ़ा देना। 3 लोगों का, 2 लोगों का, 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है जी। सर मैं घर पे जाता हूँ, मेरे दोस्त भी घर चले जाते हैं, तो यहाँ रुक जाना चाहे क्लास के बाद और पूरा पढ़ के इस तरीके से कि आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो अरेस्ट है मतलब अरेस्ट करने के लिए कुछ चीजों को देखना होता है। पहला नोटिस देना होता है, नोटिस देने के बाद वो पर्सन प्रेजेंट हो जाता है तो ठीक है, वो नोटिस का कंप्लाई नहीं करता या नहीं प्रेजेंट होते तो अरेस्ट की जा सकती है। अरेस्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, ऐसे देख करके बोलना चाहिए कि एक एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो नाम की। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है मेमोरेंडम प्रिपेयर करो, फैमिली मेंबर से अटेस्ट करवाओ या कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर है उनसे अटेस्ट करवाओ और उसको बताओ कि आपके पास राइट है किस चीज का। बोलो भाई, अपने एक फ्रेंड रिलेटिव को इन्फॉर्म करने का अनलेस अटेस्ट ना कर दिया गया है तो। समझ गए भाई? और उनको राइट है, उनको बताया जाए कि आप अपने, ठीक है जी, किसी एडवोकेट से मिल सकते हैं अपनी चॉइस के। समझ गए भाई? ये हिज चॉइस लिखना जरूरी था, अन्यथा क्या करते हैं, एडवोकेट से मिलना है लो इनसे मिल लो। समझ गए भाई? ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन एंड नोट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। समझ गए भाई? और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ चीजें बोली थी कि अरेस्ट करने की पावर का अच्छे से यूज करो। ओके भाई? अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, मतलब अरेस्ट किया जा सकता है कब, जब एक पर्सन अपना नाम और एड्रेस ना बता रहा हो या गलत बता रहा हो। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 व्हेन एनी पर्सन, जो एक पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कमिट करता है या एक्यूज है कमिट करने का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और वो नाम पता नहीं बताता या गलत बताता। देखो लिखा, जैसे मान लो एक पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने पूछा, हाँ भाई तेरा नाम क्या है, कहता गुमनाम, ठीक है जी, पिताजी का नाम अनजाना है ना, माता जी का नाम अनजानी, कहां रहते हो, काली पहाड़ी के पीछे, कहां मिलोगे, उसी पहाड़ी के पीछे। आ रही है बात समझ में? मजाक कर रहा है क्या? ना, सीरियस हूं मैं। आ रही है बात समझ में? भाई कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई मान लो एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने गए और उनका नाम है मान लो सुशील कुमार, उससे पूछा पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारा नाम क्या है, वो पढ़ के कह रहा है सुशील कुमार, ठीक है जी, कहां रहते हो, ठीक है जी, उस थाने में। मतलब सेम चीजें बता रहे हैं जो सामने वाले की है, या कुछ गलत चीजें बता रहे हैं या मना कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर पूछ रहा आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, भाई तेरा नाम क्या है, भाई तेरा नाम क्या है, ठीक है, सेम एक्टिंग करने लग गया।
आई बात समझ में? उनसे पूछा आपका नाम क्या है, कह रहा मुझे नहीं पता है। ठीक है, बूझो तो जाने। ठीक है जी, आप पता करके दिखा दो, तो अच्छे से पता करेंगे फिर। ठीक है जी, जब कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कमिट कर दिया है, एक्यूज्ड है कमिट करने का नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, और वो मना करता है जब उससे डिमांड की जाती है। ठीक है जी, रिफ्यूजेज ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर, क्या रिफ्यूज करता है? अपना नाम या एड्रेस देने से, या ऐसा नाम या एड्रेस देता है जो ऑफिसर को लगता है जी ये तो क्या है। आई बात समझ में? बिफोर एग्जाम्पल, इस में किसी को अरेस्ट किया गया और उससे पूछा गया क्या एड्रेस है, कहता है हाउस नंबर 73। बोलो भाई, सही है क्या गलत है? हिसार में सेक्टर 102 कहां है? अब हिसार के पुलिस ऑफिसर को पता है ऐसा तो कोई सेक्टर है ही नहीं। आ रही है बात समझ में? तो बोलेगा भाई गलत है। ठीक है जी, तो कह रहे उसको लगता है, तो ही में बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस में बी असर्टेन। उसको अरेस्ट किया जा सकता है ताकि उसका नाम पता पता किया जा सके। समझ गए भाई? डन। व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन, अब उसका नाम पता लग गया है। ठीक है जी, बहुत देर हो गई थी नहीं बता रहा था, थोड़ा सा अच्छे से प्यार से पूछा। ठीक है जी, थोड़ा सा प्यार दिखाते ही उसने नाम एड्रेस सब बता दिया। तो ही शैल बी रिलीज्ड ऑन अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड और टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। ठीक है जी, उसे रिलीज, हाँ जी, उसे रिलीज किया जा सकता है जमानत पे पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अगर जरूरत है तो। ऑफेंस देखा जाएगा किस तरीके का। हाउएवर हाउएवर इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया द बेल बॉन्ड shall be secured by a surety or surety is resident in इंडिया। बेल का पूरा टॉपिक आगे, अदरवाइज मैं बता देता हूं क्या होता है। हाँ जी, बिल्कुल बताएं बेटा, उठे, वेरी गुड। अच्छा ऐसे बताएंगे, बताएं। हाँ ये रहा एक्यूज। ठीक है, वो एक श्योरिटी को लेकर के आएगा जी बेटा। ठीक है, ये श्योरिटी एक्यूज्ड के लिए गारंटी देगा कि हम इसे रिलीज करवा रहे हैं जी। जी जी, श्योरिटी इस चीज की गारंटी देता है कि एक्यूज्ड को जब भी जरूरत होगी पेश करने की या कोर्ट में आने की, मजिस्ट्रेट के सामने आने की, तो ये आएगा। मैं लेके आऊंगा नहीं, ये आएंगे। ठीक है जी, और नहीं आता है तो ठीक है जी मैं फाइन पे करूंगा। डन। अब एक और बात है बस, इससे आगे ये फाइन दे देगा, इस चीज की क्या श्योरिटी है? तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है, इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो, ठीक है जी, उसको क्या किया जाता है, उसके उसको रिकॉर्ड्स में लिया जाता है। आई बात समझ में? मान लो फॉर एग्जांपल एक एक्यूज की बेल करवानी है, जमानत करवानी है। ठीक है जी, तो उसको बोला जाएगा आप श्योरिटी लेकर के आए, जमानती जिसे बोलते हैं। और ये पर्सन आता है और अमाउंट बताई जाती है, अगर कल को ये पर्सन भाग जाए एक्यूज्ड या नहीं आता है तो 60,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और इस 60,000 के लिए आप क्या करें, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक तरीके से ये कह लो चार्ज क्रिएट कर दे, भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी बता दे, अगर आपने ये फाइन नहीं किया तो उस प्रॉपर्टी से हम रिकवर करवाएंगे। समझ गए भाई? क्लियर? हाँ जी। क्यों नहीं बना बेटा? डर नहीं क्रिएट होगा इस पर्सन के मन में कि फाइन पड़ेगा? अरेस्ट तो बाद में कर ही लेंगे, फाइन तो लगेगा ना। अब आप ये कह रहे हैं फाइन से क्या रिलेट किया, फिर क्या करें आप बताएं? डर कैसे क्रिएट करें? ऐसे बोल दे ये भाग गया तो तुझे अरेस्ट कर लेंगे। क्यों? ये यस सर का क्या मतलब? मर्डर कोई और करे, अपराध कोई और करे, ऑफेंस कोई और करे, श्योरिटी आप आपको जेल में बैठा दें, तो लाइबल ये थोड़ी है कि सजा उसको दे देंगे, फिर तो श्योरिटी बनेगा कौन, पहली बात। और दूसरी बात, अगला बना के भागेगा ही भागेगा कि सजा उसको जाएगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसे नहीं चलती चीजें मजाक मस्ती से। ठीक है, लॉजिकल सोचो थोड़ा सा। डन। कह रहे अगर ट्रू नेम रेजिडेंस उस पर्सन का नहीं पता लग रहा 24 आवर्स के अंदर अंदर अरेस्ट से, या इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, तो कह रहे अगर जरूरत पड़ी है तो सफिशिएंट श्योरिटीज के साथ ही शैल फोर्थविथ फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, उसे जेल में ना रख करके कहां पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। एक बार दोबारा से पढ़ो ये वाला पूरा पॉइंट, पढ़ेंगे पहले।
पढ़ लिया भाई। और ऐसा प्रोविजन आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि किसी भी पर्सन को 24 आवर्स से ज्यादा अरेस्ट में नहीं रख सकते, विद इन 24 आवर्स उनको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है जी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने। ओके जी, डन, श्योर। फिर से बता दे, पर्सन अपना नेम या रेजिडेंशियल नहीं बता रहा है या बता रहा है लेकिन वो गलत, ऑफिसर को लग रहा है कि इसने बताया है, आई बात समझ में, तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। और जब ट्रू नेम एंड एड्रेस पता लग जाए तो बेल बॉन्ड पे उसको किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। एंड अगर वो पर्सन फिर भी असर्टेन नहीं कर पाए हैं, दैट इज पुलिस ऑफिसर, उसका नेम एड्रेस क्या है, या वो प्रेजेंट नहीं कर पाया श्योरिटीज को, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा 24 आवर्स के अंदर अंदर। क्लियर भाई, विद इन 24 आवर्स। ओके, प्रोविजन और है, पहला, क्या प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा, क्या मजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं। समझ गए भाई, एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40, ठीक है जी। अब ये सेक्शन है नए, पहले ये 43 होता था। कह रहे एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड टू एनी पर्सन हु इज इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब किसी प्राइवेट पर्सन के सामने, मान लो आपके सामने किसी और ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो क्या है जी, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो भगोड़ा है, जिसके बारे में बताया गया कि इसको भाई ये अपराधी है जो भागा हुआ है या पुलिस को अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है जी। तो कह रहे हैं एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट करेगा एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शेल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन अरेस्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर। समझ गए भाई, आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ गया जो एक अपराधी है जो भागा हुआ है, या आपने देखा इस पर्सन ने क्या किया जी, कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो क्या कर सकते हैं आप, उसे अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट करने के बाद उसे किसे सौंप देंगे, पुलिस ऑफिसर को। और अब बीएनएसएस में एक पॉइंट ऐड कर दिया गया कि 6 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, पुलिस ऑफिसर के सामने उसे पेश करना होगा। एंड और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, तो उसको कहां लेकर के जाना, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। समझ गए भाई, डन। यही लिखा है कि यह बदलाव आया है बीएनएसएस में, सेक्शन 40 बीएनएसएस का, जो पहले सेक्शन 43 था सीपीसी का, अब सब सेक्शन 1 में विदाउट अननेसेसरी डिले, पहले ऐसा लिखा होता था विदाउट अननेसेसरी डिले, कह रहे इज फर्दर स्पेसिफाइड बाय, साथ में ये भी लिख दिया बट विद इन 6 आवर्स फ्रॉम सच अरेस्ट, बिना किसी देरी के, पहले इतना होता था, अब ये भी ऐड कर दिया कि 6 घंटे के अंदर अंदर। समझ गए भाई, बोलो भाई। आपके सामने, आंखों के सामने मर्डर हुआ है, आपको क्या लगता है कि ऐसे ऑफेंस बेलेबल है या नहीं, ठीक है जी। गंभीर अपराध तो आइडिया लग ही जाता है ना बेटा। और सारी बात छोड़ दो, आपके सामने चोरी भी हो जाती है, आप चोर को छोड़ दोगे कि भाई तेरा बेलेबल ऑफेंस है, तू जा, पुलिस आएगी तेरे को अरेस्ट करने, ठीक है जी। ये तो पॉइंट बनाया गया है ना कि ऐसे अरेस्ट करना, प्राइवेट पर्सन तो अरेस्ट कर ही लेते हैं वैसे भी। मैं कह रहा हूँ चोरी भी नहीं, कि घर का ताला तोड़ दें और दिख जाए तो वहीं पकड़ के नहीं बैठा लेते, आई बात समझ में जी। तो ये बात है, सबसेक्शन 2 में री अरेस्ट रिप्लेस कर दिया गया है टेक हिम इन कस्टडी, ठीक है जी। ये आपके पॉइंट दिया नहीं है, बोलो भाई डन, कंप्लीट एक और सेक्शन, आसान है, बोलो भाई। फिर क्या है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अच्छा एक बात बताओ, पुलिस ऑफिसर किसके सामने लेकर जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने, ऑफेंस करने वाला मजिस्ट्रेट के सामने ही है, तो क्या मजिस्ट्रेट वेट करेंगे कि पुलिस ऑफिसर आएंगे, अरेस्ट करेंगे, फिर मेरे सामने लेकर के आएंगे, ठीक है जी। इन शॉर्ट ये लिखा गया है, मजिस्ट्रेट को अगर लगता है या कंप्लेंट मिली है तो वो खुद या पुलिस ऑफिसर को बोल के अरेस्ट करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, तो वो विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन में ही में हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। समझ गए भाई, एक मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है उनकी जुरिस्डिक्शन में, आई बात समझ में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो सीक्वेंस में लास्ट पढ़े थे, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़े हैं आपने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो चाहे तो खुद या किसी पर्सन से अरेस्ट करवा सकते हैं ऑफेंडर की, और फिर उसके बाद जो भी प्रोविजन है बेल वेल के, उन सारों को कंटिन्यू कर सकते हैं। डन, बोलो भाई। रिपीट है, कोई भी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल किसी भी समय अरेस्ट करवा सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं अपने प्रेजेंस में लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी भी पर्सन की, कि इसके अरेस्ट कर लीजिए,
who is competent at the time and in circumstances to issue a warrant। भी मजिस्ट्रेट ही वारंट इशू करेंगे, उनको लग रहा है मतलब उनके ही जुरिडिक्शन में अपराध हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, इनको क्या कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। ओके, प्रोसीजर पढ़ लिया था। विजिबल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है जो अटेस्टेड होगा फैमिली मेंबर के द्वारा या रिस्पेक्टेबल मेंबर के द्वारा। डन। और उसको इन्फॉर्म करना है कि आपके पास राइट है, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने अरेस्ट के बारे में और अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकते हैं। तो भाई डन का पॉइंट पढ़ा हमने और मजिस्ट्रेट का पॉइंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट किस तरीके से की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, इन मेकिंग एन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो अरेस्ट कर रहे हैं शेल पक्का पक्का एक्चुअली टच कर सकते हैं या कन्फाइन कर सकते हैं बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। ठीक है जी, अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। आई बात समझ में? अगर सामने वाला पर्सन खुद को अपनी कस्टडी में सबमिट कर रहा है तो आप ना तो टच करेंगे ना कन्फाइन कर सकते उसकी बॉडी को। समझ गए भाई? इन अ रिसेंट केस जब अर्जुन को अरेस्ट कर लिए गए थे, ठीक है जी, तो वो खुद क्या थे, उन्होंने खुद को क्या कर दिया था, सौंप दिया था अपने आप को कस्टडी में। समझ गए भाई? तो कह रहे जहां पे सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, खुद को सबमिट कर देता है कस्टडी में, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, टच और कन्फाइन नहीं कर सकते। अदरवाइज पक्का पक्का टच भी कर सकते हैं और कन्फाइन भी कर सकते हैं। समझ गए भाई? एंड फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे अनलेस एंड अल्टिल सामने की तरफ से क्या हो रहा हो, फोर्स का यूज हो रहा हो। समझ गए भाई? बोलो भाई। डन। आगे, हाउएवर वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड। और एक चीज और बता दूं, अभी आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जो चीजें आईसीएसआई फॉलो कर रहा है, पहला क्वेश्चन आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है जी, और मुझे ऐसा लगता है ये काफी अच्छा पैसेज है, इसको यहां से लेकर के यहां तक पैसेज दिया जाए और फिर 5 क्वेश्चन बना दे 2-2 नंबर में। ठीक है जी, कि हाउ एन अरेस्ट कैन बी मेड, जिसका जवाब ऐसे देना है। व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अरेस्ट ऑफ अ वुमन, जिसका जवाब ऐसे देना है। व्हाट आर द प्रोविजंस व्हेन अ पर्सन फोर्सिबली रेजिस्टेंस। ठीक है जी, फिर ये प्रोविजन इस चीज पे हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो मतलब अलग अलग 2-2 नंबर के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। समझ गए भाई? बोलो भाई। क्लियर? देखिए क्या लिखा है, अगर एक वुमेन को अरेस्ट करना है, ठीक है जी, मैंने कल भी बताया था, इससे रिलेटेड थोड़ा सा आप अगर फैमिली मैन सीजन 2 है तो उसमें इसका जिक्र होता है। However, where woman is to be arrested unless the circumstances indicate to the contrary, circumstances में कुछ और नहीं है तो her submission to the custody on an oral intimation of arrest shall be presumed। वुमेन को अरेस्ट करने के लिए गए और वो ये कह देना कि हाँ जी चलो, या हाँ मैं अरेस्ट होती हूँ, हाँ ठीक है ओके, मतलब ओरली अगर उन्होंने बोल दिया, वही क्या है जी, प्रॉपर तरीका है किस चीज का, अरेस्ट का। एंड अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर्स, कुछ और सर्कमस्टांसेस है कि वो मना कर रहे हैं, ठीक है जी, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, ठीक है जी, और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज ए फीमेल, मतलब सर्कमस्टांसेस भी दूसरे हैं और पुलिस ऑफिसर भी फीमेल होना चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर शेल, ठीक है जी, अरेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा शेल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। पर्सन ऑफ द वुमेन का मतलब ये नहीं है कि उस वुमेन का आदमी, ठीक है जी, पर्सन ऑफ द वुमेन का मतलब है बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ सच वुमेन। एक पुलिस ऑफिसर क्या नहीं कर सकते, बोलो भाई, टच नहीं कर सकते उस वुमेन को अनलेस सर्कमस्टांसेस ऐसे ना हो एंड अनटिल वुमेन पुलिस ऑफिसर ना आ जाए। समझ गए भाई? और इस चीज का मैंने आपको अभी भी एग्जांपल बताया था, पता लोग सीजन 2 में भी इस चीज को दिखाया गया है कि एक, ठीक है जी, मेल पुलिस ऑफिसर होता है जो एक होटल के रूम में अरेस्ट करने के लिए जाते हैं एक वुमेन ऑफेंडर को, या कह लीजिए एक्यूज्ड को, तो वो उनको बोलते हैं कि अब आप हमें ये बोलेंगे, ठीक है जी, फीमेल पुलिस ऑफिसर क्या है, कहाँ है, वारंट कहाँ है, तो लीजिए फीमेल ऑफिसर को भी बुला लेते हैं। आई बात समझे? और उससे सवाल जवाब होते हैं सिर्फ, अगर जवाब दे रहे तो ओके, नहीं देते तो फिर वो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं जी, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। समझ गए भाई? डन? श्योर? लो भाई, इफ एनी पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, अगर एक पर्सन विरोध कर रहा है, भाग रहा है और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, तो कह रहे सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मींस नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट, फिर हर एक तरीका आजमाया जा सकता है, उसके पीछे लगा जा सकता है, उसको धक्का दिया जा सकता है, उसको बांधा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, थप्पड़ लगाया जा सकता है और जान से मारा जा सकता है, नहीं मारा जा सकता अनटिल एंड अनलेस। हाँ हाँ, पढ़ के आए थे,
अनलेस एंड अनटिल पैर पे गोली मार दी जाए, हैं? हाँ जी, पढ़ के आई थी गुड़िया। अनलेस एंड अनटिल उसने ऐसा ऑफेंस नहीं किया जिसमें डेथ सेंटेंस दी जा सकती है। आई बात समझ में? ठीक है क्या? एक पुलिस ऑफिसर अगर सामने से रेजिस्ट होता है, फोर्सिबली रेजिस्ट किया जा सकता है, तो ऑल मींस वो यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पर्सन की डेथ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसकी पनिशमेंट ही ऑफेंस की क्या थी, डेथ सेंटेंस। और उसमें भी ऐसा नहीं कि डेथ सेंटेंस है तो भाग मत, ठीक है जी, मार दूंगा और पट से हेडशॉट है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको मार देंगे। रोकने के लिए सबसे पहले कोशिश करें, पैर पे नहीं गोली मारनी बेटा, डायरेक्ट वैसे ही फायर कर सकते हैं, बंदूक का डर दिखा सकते हैं, रुक जाओ मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ठीक है जी, तुरंत प्रभाव से नहीं करना शूट, डर दिखाओ और मेजर्स यूज करो, फिर भी नहीं मानते हैं, शूट करो फिर भी नहीं रुकते, तो आप पैर पे शूट कर सकते हैं। आई बात समझ में? डन? श्योर का? बोलो भाई श्योर। पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। सुन लो, अब ये चीज यहां लिखी गई है, पहले नहीं था। ठीक है जी, ऑफेंस का नेचर देख करके, ग्रेविटी देख करके भी कैसा ऑफेंस है, कितना गंभीर नेचर का ऑफेंस है, यूज हैंडकफ व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। ठीक है जी, पता है कि इस चीज पे कितना हंगामा हुआ था? ठीक है, आज से कुछ साल पहले इंडिया में एक एडवोकेट को अरेस्ट किया गया था हैंडकफ लगा करके। ठीक है जी, तो बहुत विरोध प्रदर्शन किया गया था कि हैंडकफ लगाने की, हाँ हथकड़ी लगाने की क्या जरूरत है। क्योंकि देखो क्या होता है, मेरी बात समझो। अब बहुत बेसिक बात बताता हूँ। मान लो पुलिस ऑफिसर आए और ये बोले कि अभिषेक सर चले, ठीक है जी, एक बार आ जाए, मैं उठ के चला जाता हूँ। आपके मन में जरूरी नहीं है कि ऐसा ख्याल आए कि ऑफेंस किया होगा, ऐसा हो सकता है कुछ पूछने आए हो, ठीक है जी, कोई चोरी हो गई हो, किसी के बारे में पता करने आए हैं। लेकिन अब पुलिस ऑफिसर आते हैं, अभिषेक सर, मैं कहता हूँ हाँ जी, हाथ दीजिए, मैं कहता हूँ लो जी, दोनों दीजिए, लो जी, ठीक है जी, चलिए हमारे साथ। अब आपको पक्का पक्का क्या लगेगा? आपकी नजरों में सबसे खतरनाक और खूंखार इंसान, ठीक है जी, आपके सामने बैठा है। आई बात समझ में? ये थॉट प्रोसेस आएगी या नहीं आएगी? तो किसी पर्सन की गुडविल पे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? भाई आपके पड़ोस से एक तो कोई वैसे जा रहा है पुलिस वाले के साथ, तो आप इतना शक नहीं करेंगे, लेकिन उसको गाड़ी में बैठाया जा रहा है हथकड़ी लगा करके, ठीक है जी, आपकी नजरों में तुरंत एक्यूज नहीं, वो कन्विक्टेड है। आई बात समझ में? पब्लिक की नजरों में तुरंत प्रभाव से फिर क्या आता है, ऐसा ही लिखाएगा ना भाई, मान लो मेरे को अरेस्ट करके लेके गए, अभिषेक सर हत्यारे हैं, और बस ये लगा दिया जाएगा एक क्वेश्चन मार्क बचने के लिए। हमने तो जी देखो डाउट है, ठीक है, क्या सर हत्यारे हैं, देखो क्वेश्चन मार्क लगा, सवाल है जी ये, इसका बहुत यूज है। एक वेब सीरीज थी मीडिया पर्सनल पे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक पतालोक सीजन 1 में ही था। उसमें जिनको मर्डर किया जाना था जिस पर्सन का, वो एक न्यूज जर्नलिस्ट थे अच्छे लेवल पे, मे बी शायद उसी में ऐसा था कि वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क की बहुत वैल्यू है। ठीक है जी, इसको लगाते ही, हिंदी वाले मैडम ने पढ़ाया होगा ना बचपन में, है ना? बोलो भाई, कि जहां ये लग गया वो स्टेटमेंट ना हो करके क्वेश्चन बन गया। समझ गए भाई? बोलो भाई। तो ये चीजें हैं, ये पॉइंट ऐड किया गया कि जब तक जरूरत ना हो हैंडकफ यूज नहीं कर सकते, और ना ही वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन, जब उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है जी, और वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट हु इज अ हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर or who escaped from custody or who has committed offense of organized crime, terrorist attack, drug related crime, illegal possession of arms, ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins, currency notes, human trafficking, sexual offense against children और offenses against the state। ऐसे offenses नहीं है तो आप हैंडकफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड अगर कभी आप सेशन में गए हैं, कभी भी देख लेना ऑफिसर जब ऑफेंडर्स को लेकर के आते हैं तो सिर्फ हाथ पकड़ के लेकर के आते हैं। आई बात समझ में? हैंडकफ अगर लगी हो तो समझ जाना कि कोई सीरियस ग्रेव ऑफेंस किया गया है। समझ गए भाई? क्लियर है क्या? एंड नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट, इसके लिए लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इस सेक्शन में कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि कारण बन जाओ किसी के पर्सन की डेथ का, हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। समझ गए भाई? डन? एंड सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, बहुत अत्यधिक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है तो ही, अन्यथा नो वुमेन शेल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट द वुमेन पुलिस ऑफिसर शेल by making a written report and obtain the prior permission of the magistrate of first class within whose local jurisdiction of the offense is committed or the arrest is to be made। exceptional circumstances में ही आफ्टर सनसेट अरेस्ट किया जा सकता है, और वो भी तब
जब रिटर्न में परमिशन लेकर के आए। फैमिली मैन सीजन 2। ठीक है जी, वहां लिखा नहीं है, वहां दिखाया गया, लिखा यहां है। ठीक है भाई, क्लियर? बोलो भाई, पक्का श्योर? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बीएनएसएस में ये बदलाव से बदलाव आए हैं जी। सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस यानी कि जो सीआरपीसी का 46 होता था, जो आपने अभी पढ़ा, एक नया सबसेक्शन 3 ऐड किया गया है रिगार्डिंग द हैंडकफ ऑफ ए हैबिचुअल, जो मतलब जिसका काम ही क्या है, ऑफेंस करना। ठीक है जी, या रिपीट ऑफेंडर है या एक्यूज है कि उसने ऐसे ऑफेंसेस किए जो वहां पढ़ के आए, तो ही हैंडकफ का यूज हो सकता है। जी बेटा, बताया नहीं था बेटा, आपने ही तो जवाब दिया था इस चीज का। ऐसा लिखा है, हमने ये पढ़ा ना, अगर कोई रेजिस्ट करता है, भाई मान लो मेरे को अरेस्ट करने आया और मैं रेजिस्ट कर रहा हूं, तो हर संभव प्रयास किया जा सकता है मेरी अरेस्ट को करने का, या मैं अरेस्ट को इवेड कर रहा हूं, भाग रहा हूं, तो पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन सारे नेसेसरी मेथड यूज कर सकते हैं। बट नेसेसरी मेथड्स का यूज करने का मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन की, या मान लो मुझे अरेस्ट करना है तो मेरी डेथ का कारण बन जाए, अल्टिल एंड अनलेस मैं एक्यूज ना हूं एक ऐसे ऑफेंस का जो डेथ या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। समझ गए? डन? क्लियर? आ गई बात समझ में? बताओ भाई। ओके, अब एक बात समझो, इसके बारे में पहले लिखा नहीं गया, ऑल्दो पहले लिखा होता था, लेकिन अब डायरेक्ट बता रहे हैं। सेक्शन 44 एक इनेबलिंग प्रोविजन है। वैसे तो क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट करते हैं अगर उनके जुरिस्डिक्शन में कोई, बोलो भाई, ऑफेंडर है, ऑफेंस करने वाला है। अब 44 आके ना पावर देता है, कह रहे इनेबलिंग प्रोविजन है एंड इज टू बी यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। कब? कह रहे इस पावर का इस्तेमाल पुलिस ऑफिसर सिर्फ तब करेंगे विद रिगार्ड टू एक्सीजेंसीज ऑफ ए सिचुएशन एंड प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड। एक जगह पे जाके सर्च की जा सकती है। एंड इसके आगे पॉइंट ये 45 ये कहता है एक पुलिस ऑफिसर pursue the offender whom he is authorized to arrest without warrant into any place in India for the purpose of effecting his arrest। ये दोनों सेक्शन ये कहते हैं एक पुलिस ऑफिसर को देख करके, सिचुएशंस की इमरजेंसी को देख करके किसी प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं अगर सामने वाला जिस पर्सन को अरेस्ट करना वो उस प्रेमिसेस में गया है तो। और 45 ये कहता है एक पुलिस ऑफिसर किसी भी जगह ऑफ द इंडिया अरेस्ट कर सकते हैं अगर एक पर्सन ऐसा है जिसको अरेस्ट करने की पावर है विदाउट वारंट। आई बात समझ? बोलो भाई, डन? रीजन क्या होता है, देखो जिस एरिया में ऑफेंडर होता है जनरली वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है उनके पास पावर्स होती है। आपने कितनी सारी मूवीज या सीरीज में देखा होगा, जब अरेस्ट करने के लिए जाती है कोई टीम तो बोलते हैं ना वहां के लोकल स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है, तो बोलते हैं ना हाँ लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो भी पहुंच ही रही है या वो भी आने वाले। आई बात समझ में? क्लियर? बोलो भाई। ये चीजें ना इसलिए बनाई जाती है, देखो अब आप एक चीज और समझो, भाई मान लो अरेस्ट कर लिया और इन्फॉर्म नहीं किया किसी रिलेटिव या फ्रेंड को, या मान लो किसी एरिया से जाकर के यहाँ की पुलिस ने किसी दूसरे एरिया से जाके अरेस्ट कर लिया, तो होता क्या है जनरली उस पर्सन वो तो मिसिंग हो गया। यहाँ की पुलिस मान लो कहीं से अरेस्ट करके ले आई, उस एरिया से तो वो पर्सन मिसिंग हो गया ना। और अगर यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने इन्फॉर्म नहीं किया है लोकल पुलिस को, तो जो भी वहां के लोग हैं उस पर्सन की रिपोर्ट कहां दर्ज करवाएंगे? लोकल पुलिस स्टेशन में। तो जनरली क्या होता है जब भी कोई अरेस्ट की जाती है तो उसकी एंट्रीज भी की जाती है प्रॉपर कि ये पर्सन क्या हुआ है जी, अरेस्ट हुआ है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, शेयर किया जाता है। क्यों? ताकि अगर कोई उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आ रहा है तो बता दिया जाए भाई मिस नहीं हुआ है, ठीक है जी, हमारे पास ही है जिनके पास रिपोर्ट लिखवाने आए, तो ये रिकॉर्ड अपडेट होता रहे। समझ गए भाई? बोलो भाई। इसके बाद सेक्शन 78 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जिसने वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट किया है, मतलब उस वारंट के तहत अरेस्ट हो चुकी है, तो कह रहे शेल बिना किसी देरी के ब्रिंग दैट पर्सन, किनके सामने? जिस पर्सन को अरेस्ट किया कहां लेकर के जाना? बिफोर द कोर्ट। कौन से कोर्ट के सामने? बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन। उसी कोर्ट के सामने पेश करना या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जहां उसको पेश किया जाना था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एज टू सिक्योरिटी। समझ गए भाई? ये आगे डिस्कस करें। हाउएवर सच डिले। अब एक बात बताओ, एक पर्सन को हिसार मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसको अरेस्ट किया गया गोवा से, गोवा से हिसार आने में, ठीक है जी, अनटिल एंड अनलेस फ्लाइट से नहीं आ रहे। आई बात समझ में? 24 घंटे के अंदर मुमकिन है क्या पहुंचना? नहीं है। तो कह रहे जनरली इन एनी केस, देखो कह रहे ये 24 आवर्स वाला जो रूल है
सच डिले शेल नॉट, कह रहे हाउएवर सच डिले शेल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स। ठीक है जी, ये डिले 24 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। उस ट्रेवलिंग टाइम को छोड़ करके, समझ गए भाई, अरेस्ट से लेकर के मजिस्ट्रेट के पास आए उस टाइम को छोड़ के 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो कभी भी। क्लियर? कह रहे आर्टिकल 22 बताता है हमारा, आर्टिकल 22 क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया also provides the provision for producing the arrested person before the magistrate within 24 hours। क्लियर है भाई? when a person is arrested under a warrant, section 78 applicable हो जाता है, and when he is arrested without a warrant, तो उसको he can be kept into custody for a period not exceeding 24 hours, and before the expiry of that period he is to be produced before the nearest magistrate who can under section 187 order his detention। मतलब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने करना है, और वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उनको बोलो भाई किस में रखने की, टेंशन में रखने का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसकी रिमांड पे लिया जाए, बोलो भाई पूछताछ समय दिया जाता है, तो वो डिटेंशन पीरियड बता देंगे, फिर रख लो कितने पीरियड के लिए, जितना बताया है। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक वो मजिस्ट्रेट है देखो जो क्या है, नियरेस्ट सबसे नजदीक की, और दूसरे मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं, जुरिस्डिक्शन वाले, जिनके पास एक्चुअल में वो केस चलेगा, या कह लो जिनके जुरिस्डिक्शन में उसे पेश किया जाना था। तो ना टाइम पीरियड से रिलेटेड थोड़े से प्रोविजन दिए गए हैं। आपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है तो कितना समय है, और अगर आपने जुरिस्डिक्शन जिस मजिस्ट्रेट के पास है उसके सामने पेश किया है उनके सामने, तो क्या प्रोविजन है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना सिर्फ। द मजिस्ट्रेट टू हुम एन एक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर सेक्शन 187 में, वो मजिस्ट्रेट जिनके सामने उस पर्सन को लाया गया है में चाहे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही हैज और नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। आगे बात समझ में? सामने देखो, ये वो मजिस्ट्रेट है जिनके सामने केस चलेगा, जुरिस्डिक्शन है। ये वो मजिस्ट्रेट है जो मान लो क्या है जी, नियरेस्ट है, इनके पास केस नहीं चलेगा। तो कह रहे एक ऐसे मजिस्ट्रेट जिनके सामने हो सकता है केस चले या ना चले, मतलब दोनों के पास पावर है, क्या, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेदर सच पर्सन हैज नॉट बीन रिलीज्ड ऑन बेल और हिज बेल हैज बीन कैंसल्ड, ऑथराइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे जुरिस्डिक्शन वाले हैं या नहीं है, आई बात समझ में, बेल को ध्यान में रखते हुए कि उसकी बेल हो गई है या नहीं हुई है, ऑर्डर दे सकते हैं डिटेंशन में रखने के। लेट्स अज्यूम, अजम्पशन लेते हैं मैं नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हूं, समझ गए भाई, और मान के चले लेट्स अज्यूम सुनील सर वो पर्सन है जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है जिनके पास ये केस जाएगा। तो कह रहे चाहे तो मेरे सामने या सुनील सर के सामने उन पर्सन को अगर लाया जाता है जो ऑफेंडर है, तो क्या किया जा सकता है, बोलो भाई, हम दोनों ही, मैं भी और सुनील सर भी, बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उस पर्सन को डिटेन करने का ऑर्डर दे सकते हैं। कितने समय के लिए, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल, 15 दिन से ज्यादा नहीं। आई बात समझ में, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल, एक साथ 15 दिन से ज्यादा का, बोलो भाई, डिटेंशन पीरियड नहीं बता सकते, और इन पार्ट्स या टुकड़ों में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज। ये 40 डेज चलेगा बेटा इसके साथ, 60 डेज के साथ, और 60 डेज चलेगा किसके साथ, 90 डेज, एज द केस में बी एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 187 सब सेक्शन 3। मतलब चाहे तो ये वाले पर्सन या चाहे तो ये वाले पर्सन, जुरिस्डिक्शन जिनके पास है, डिटेंशन में रखने का, हिरासत में लेने का समय बता सकते हैं। वो समय कभी भी ज्यादा ना हो, किससे, 15 दिन से एक साथ, और टुकड़ों में ज्यादा ना हो, 40 दिन से अगर उसको टोटल 60 दिन के लिए अरेस्ट कर रहे हो, और 60 दिन से ज्यादा ना हो अगर उसको 90 दिन के लिए वो अरेस्ट में रहा है। तो आई बात समझ में, बोलो भाई, एक साथ 15 दिन से ज्यादा का डिटेंशन पीरियड नहीं बता सकते, और टोटल में 40 दिन से ज्यादा ना हो अगर 60 दिन की अरेस्ट है तो, और अगर 90 दिन का अरेस्ट पीरियड बन रहा है तो 60 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं बता सकते। एंड इफ हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल एंड कंसिडर फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, ही मे ऑर्डर द अक्यूज्ड टू बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। और अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है या जो मजिस्ट्रेट उनको लगता है जी मेरे पास पावर नहीं है, मान लो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के सामने ले गए और वो कहते जी इन्होंने तो ऐसा ऑफेंस किया जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनेंगे,
तो वो क्या कर देंगे, उस पर्सन को उनके सामने भेज देंगे। समझ गए भाई? ध्यान दो, सुन लो, सिर्फ सुन लो, ध्यान दे करके, अपने आप से मत पढ़ो। एक मजिस्ट्रेट है, ये बोलेंगे इस पर्सन को हिरासत में लेने का ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है जी, पुलिस ऑफिसर कहते हैं ना जी इंक्वायरी के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, तो जिसे हम ये कह देते हैं रिमांड पे भेज दो, तो कह रहे कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे रिमांड पे नहीं भेजेंगे, जाओ 25 दिन का रिमांड। आई बात समझ में? मैक्सिमम कितना दे सकते हैं एक बारी में? 15 दिन का। समझ गए भाई? अब मान लो 1 अप्रैल को अरेस्ट हुई है, आई बात समझ में? बोलो भाई, 30 मई तक कितने दिन हो गए? 60 दिन हो गए। 30 प्लस 30 बोलो, तो 30 मई तक इन 60 दिनों के दौरान वो पर्सन 40 दिन से ज्यादा हिरासत में ना रहे। समझ गए भाई? बोलो बेटा, 15 दिन के लिए हिरासत में ले लिया, पुलिस आके कहती है जी हमें और टाइम पीरियड चाहिए, फिर 15 दिन के लिए भेज दिया, और टाइम पीरियड चाहिए जी, 10 दिन के लिए और भेज दिया, और टाइम पीरियड चाहिए 10 दिन के लिए और, नहीं भेज सकते। पहले 60 दिन में 15 प्लस 15 प्लस 10 40 दिन हो चुके हैं, यानी कि 60 डेज में 40 डेज से ज्यादा डिटेंशन पीरियड नहीं होगा। और अगर बात आई कितना टाइम पीरियड हो गया? 90 डेज, तो ऐसे केस में वो टाइम पीरियड 60 डेज से ज्यादा ना हो। आई बात समझ में? भी लगातार आप इतने समय के लिए नहीं रख सकते। अब दोबारा पढ़ लो, कोई भी मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड पर्सन जब उनके सामने आता है, तो फिर चाहे जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी, सारी चीजों पे मद्देनजर रखते हुए, अगर उनको दैट इज उसकी बेल नहीं हुई है तो, या कैंसिल हो चुकी है तो, टाइम टू टाइम उस पर्सन की डिटेंशन के लिए बोल सकते हैं। ठीक है जी, कि क्या कर लो, कस्टडी में रख लो। डिटेंशन के लिए बोला जा सकता है उतने समय के लिए जो ठीक लगे, लेकिन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 दिन इन द होल। एक साथ 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी मत देना। और इन पार्ट्स, टुकड़ों में भी कस्टडी दे सकते हो, 1 हफ्ते के रिमांड पे भेज दिया, 3 दिन के, 2 दिन के, किसी भी समय। शुरुआती 40 दिन, ठीक है जी, ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज, यानी कि 60 डेज का डिटेंशन पीरियड है तो उसमें कितने दिन के लिए भेज सकते हैं? बोलो भाई, ड्यूरिंग द 40 डेज एंड और 60 डेज आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ और 90 डेज, मतलब 90 डेज वाला है तो 60 डेज का प्रोविजन लगेगा। ठीक है क्या? क्लियर? अभी पढ़ लेना, दोबारा से समझ में आ जाएगा। ब्रेक दे रहा हूं अभी, ये 2-3 पॉइंट और पढ़ लो बस। दिन तारीख तो दिखती होगी बेटा, एक बार पढ़ लेना, अभी ब्रेक दे रहा हूं, पहले ये पॉइंट पढ़ लो फटाफट से। According to section 59, officers in charge of police station shall report to the district magistrate, और if he so directs to the सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। डीएम को या एसडीएम को सारे केसेस बता देंगे जितने अरेस्ट हुए विदाउट वारंट, उनके लिमिट्स में। ठीक है, वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। बताया था ना, रिपोर्ट करनी होती है जिन जिनको अरेस्ट किया। तो कह रहे हैं ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, थाना इंचार्ज जिसको बोलते हैं, समझ गए भाई, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के, कह लो अपने जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को उन सारे केसेस के बारे में बताएंगे जितने पर्संस को उन्होंने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है। बोलो भाई, ये आज हमने इसको अरेस्ट किया है, फिर चाहे उसकी बेल हुई है या नहीं हुई है। According to section 60, no person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his bond or bail bond or under special order of the magistrate। जिसको भी अरेस्ट किया है उसको बिना बेल के या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के क्या नहीं किया जाएगा? रिलीज नहीं किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, अगर एक पर्सन लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है या भगा ले जाते हैं, तो कह रहे द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड, जिसकी कस्टडी से वो भागा या रेस्क्यू करवाया गया है, वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं पूरे भारत में कहीं भी जाकर के। आई बात समझ में? सेम यही बात जो आपने अभी पढ़ी थी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 शेल अप्लाई, और वो इसका यूज कर सके, दैट इज उनके पास अथॉरिटी है, वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, एनी सच अरेस्ट इन नॉट एक्टिंग अंडर वारंट एंड इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। तो चाहे अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अगर उनकी कस्टडी भागा है वो पर्सन, तो वो कहीं से भी अरेस्ट करके ला सकते हैं। डन? और कोई भी अरेस्ट ऐसे नहीं की जा सकती जो BNSS के प्रोविजंस के अनुसार नहीं है, यानी कि एवरी अरेस्ट शेल, ठीक है जी, बोलो भाई, ठीक है जी, बीइंग कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ BNSS। समझ गए? अभी के लिए एक बार ब्रेक लेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ी देर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में दोबारा से। टिल देन रिवाइज कर लो टॉपिक को। ठीक है जी।